नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है बाल गंगाधर तिलक पर जीके इन्फॉर्मेशन विद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ पार्ट 2। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने बीजी तिलक के जन्म 23 जुलाई 1856 से लेकर 1907 सूरत कांग्रेस स्प्लिट तक जानकारी देखी थी। तो सबसे पहले पार्ट 1 में दी जानकारी के आधार पर स्क्रीन पर आ रहे इस क्वेश्चन कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती बाल गंगाधर तिलक की जयंती के साथ आती है, इसका आंसर कमेंट में दे दे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो जरूर आता होगा और नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देख ले। अब इससे आगे 1908 में तिलक जी पर फिर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस बार मुजफ्फर बम कांड के दो युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने बम फेंके। हालांकि बम विस्फोट में मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की जगह दो अंग्रेज महिलाओं ने प्राण गंवाए। बाद में खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। वह प्रफुल्ल चाकी ने अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलाकर जान दी थी और खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी यानी यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई 11 अगस्त 1908 को, तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन थी, यानी महज 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अब क्विकली थोड़ी सी जीके इन्फॉर्मेशन खुदीराम बोस से रिलेटेड देख लेते हैं। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ और माँ का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी। 6 वर्ष की उम्र तक आते आते उनकी माता और फिर उनके पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था, इसीलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन जिनकी शादी हो चुकी थी अपारूपा देवी ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुदीराम बोस किस समिति में शामिल हुए थे? तो अनुशीलन समिति और जुगांतर या युगांतर संगठन से जुड़े थे। खुदीराम बोस किसकी हत्या करना चाहते थे? तो मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की। और खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर बग्गी पर बम फेंककर ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? तो प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? तो प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर। और खुदीराम बोस जब मुजफ्फरपुर पहुंचे किंग्सफोर्ड की हत्या के मसले में, तब उन्होंने अपना कौन सा फर्जी नाम अपनाया था? तो हरिन सरकार। खुदीराम बोस ने फर्जी नाम अपनाया हरिन सरकार और प्रफुल्ल चाकी ने दिनेश चंद्र रॉय। हरिन सरकार और दिनेश चंद्र रॉय। और 30 अप्रैल 1908 को बग्घी पर बम फेंककर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों अलग अलग रास्ते निकल गए। अगली सुबह यानी 1 मई 1908 को खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया? तो वेनी रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन है। और उधर प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलाकर जान दे दी। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी कहाँ दी गई? तो मुजफ्फरपुर जेल में। और अब उस मुजफ्फरपुर जेल जहाँ खुदीराम बोस को फांसी दी गई उसका नाम भी बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है। और शहादत के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता। बीजी तिलक ने इस मुजफ्फर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के समर्थन में केसरी पत्रिका में 2 लेख लिखे। देशांचे दुर्देव यानी देश का दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून ऑफ कंट्री, और यह उपाय शाश्वत नहीं है यानी दिस सोल्यूशन इज नॉट लास्टिंग, जिसके लिए बीजी तिलक जी को 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1908 से 1914 6 वर्ष के लिए बर्मा, आज का म्यांमार की मांडले जेल भेजा गया। मांडले ये यहाँ पर स्थित है मैप में, म्यांमार में। और कोर्ट में जब जज ने उनसे पूछा कि क्या आप सजा सुनाई जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं, तो तिलक जी ने बड़ी निर्भीकता से कहा, ऑल आई विश टू से is that in spite of the verdict of the jury, I maintain that I am innocent. Here are higher powers that rule the destiny of things, and it may be the will of providence
that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free। यानी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ज्यूरी का फैसला गलत है, मैं निर्दोष हूँ। लोगों और देश की नियति इससे भी ऊंची सत्ता के हाथ में होती है। ईश्वर शायद चाहता है कि मैं जिन हितों के लिए लड़ रहा हूँ उन्हें बाहर रहने के बजाय जेल के कष्ट सहकर ज्यादा मजबूती दी जा सकती है। मांडले जेल अवधि से रिलेटेड एक क्विज KBC 11 में भी पूछा गया था और वो था कि इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटते वक्त लिखी थी। ड्यूरिंग हिज 6-year सेंटेंस इन मांडले जेल इन बर्मा विच बुक डिड बाल गंगाधर तिलक राइट? और ऑप्शंस दिए थे इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम एट मिडनाइट, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास। तो इनमें से तिलक जी ने मांडले जेल में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र नामक किताब मराठी में लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। 1908 से 1914 के बीच तिलक जी को राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में मांडले जेल भेजा गया था। और इन बाकी के ऑप्शंस में से द आर्कटिक होम इन द वेदास तिलक जी ने ही लिखी है, जिसे 1903 में पब्लिश किया गया था। और इंडिया विंस फ्रीडम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। और फ्रीडम एट मिडनाइट भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पार्टीशन पर आधारित ब्रिटिश ऑथर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की किताब है। तिलक जी ने मांडले जेल में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी और मांडले जेल अवधि के दौरान ही तिलक जी की पत्नी सत्यभामाबाई, जिनका मूल नाम तापीबाई था, उनका भी निधन हो गया था। 1914 में तिलक जी जेल से रिहा हुए और स्वदेश लौटे। इधर तिलक जी के जेल में रहते ब्रिटिश सरकार ने 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो तब के भारत के सचिव जॉन मॉर्ले और भारत के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के कुछ एक की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को शामिल करने का प्रावधान था और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। आपको याद होगा तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसने पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। और 1909 में इस अधिनियम के तहत उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। हिस्ट्री में घटनाक्रम सीरियल से पढ़ा जाए तो ईयर याद रखना आसान हो जाएगा। और इन सुधारों के पीछे की मंशा अगर आप समझ पा रहे हो तो सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे प्रावधानों से उदारवादियों को संतुष्ट कर भ्रमित करना था और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर एकता को नष्ट करना था। 1915 में तिलक जी पर फिर से सेडिशन चार्जेस लगाए गए, राजद्रोहात्मक आरोप। 1908 और 1915 के तिलक जी पर सेडिशन चार्जेस से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन, जिसे KBC के छठे सीजन में पूछा भी गया था, वो था कि 1908 और 1915 में जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, तब अदालत में उनकी पैरवी किसने की? Who defended बाल गंगाधर तिलक in court in 1908 and 1915 when he was charged with sedition by the British government? और ऑप्शंस दिए थे A. मोतीलाल नेहरू, B. चित्तरंजन दास, C. सर फिरोज शाह मेहता, D. मोहम्मद अली जिन्ना। तो BG तिलक खुद भी एक वकील थे। पर 1908 और 1915 में जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, तब इनमें से अदालत में उनकी पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। 1908 के केस में तिलक जी को 6 वर्ष की सजा हुई, पर 1915 का राजद्रोह वाला केस मोहम्मद अली जिन्ना ने जीत लिया था।
अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम से होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। ये होम रूल लीग आंदोलन भारत में दो नेताओं के नेतृत्व में चला। अप्रैल 1916 में बेलगाम से बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की और सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी ने मद्रास से की थी। तिलक जी के होम रूल का क्षेत्र था महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस, बेरार रीजन और कर्नाटक। और एनी बेसेंट जी के होम रूल का क्षेत्र था शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये होम रूल आंदोलन का ध्वज है। एनी बेसेंट लंदन में जन्मी ब्रिटिश आयरिश मूल की महिला थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के तर्ज पर ही आधारित था और भारत में होम रूल लीग आंदोलन की योजना बनाने और शुरू करने का श्रेय भी एनी बेसेंट जी को ही जाता है। जिस तरह तिलक जी द्वारा दो समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी, केसरी और मराठा, उसी तरह एनी बेसेंट जी की भी दो समाचार पत्रिकाएं थी और एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दो समाचार पत्रिकाएं थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी एनी बेसेंट जी ने ही की। और बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्रिकाओं से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र केसरी एवं मराठा की शुरुआत की। इन दो अखबारों को छापने के लिए उन्होंने एक प्रेस खरीदा था। उस प्रेस का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक started two newspapers, Kesari and Maratha. He bought a press to print these two newspapers. What was the name of that press? स्वराज्य प्रेस, भारत भूमि प्रेस, वंदे मातरम प्रेस, आर्यभूषण प्रेस। तो आर्यभूषण प्रेस को खरीदा था। तो राइट आंसर डी, आर्यभूषण प्रेस। केसरी और मराठा पत्रिकाओं को छापने तिलक जी ने आर्यभूषण प्रेस को खरीदा था। ये एनी बेसेंट जी का मूल नाम एनी वुड है। इनके मूल नाम एनी वुड का जिक्र मुझे केबीसी में पूछे गए एक क्वेश्चन में भी था और वो क्वेश्चन था भारत के मशहूर प्रवासियों में से इनमें से किस प्रवासी के वास्तविक और लोकप्रिय नामों की जोड़ी गलत है? विच वन ऑफ दिस पेयर्स ऑफ बर्थ एंड अडॉप्टेड नेम्स ऑफ नोटेबल एक्सपेट्रिएट्स इन इंडिया इज इनकरेक्टली मैच्ड? और ऑप्शंस हैं मेंडेलिन स्लेड, मीराबेन, बी मार्गरेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता, एडिस एलन ग्रे, नेली सेनगुप्ता, एनी वुड, मदर टेरेसा। तो सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और मीराबेन का वास्तविक नाम मैंने पढ़ा था मेंडेलिन स्लेड, मीराबेन, और सिस्टर निवेदिता का मार्गरेट नोबेल, और मदर टेरेसा का मूल नाम एग्नेस गोंजा बोगजायू। ये मैंने अपने नोट्स में तो लिखा हुआ था, तब दिमाग में मदर टेरेसा का मूल नाम तो क्लिक नहीं किया, पर ये क्लिक हुआ कि एनी वुड नाम मदर टेरेसा का नहीं है। इसी आधार पर मैंने डी ऑप्शन लॉक करवाया था जो राइट आंसर है। और उसी समय मुझे ये भी पता चला कि एनी वुड एनी बेसेंट का मूल नाम है और एडिथ एलन ग्रे नेली सेनगुप्ता का मूल नाम है। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित होने के बाद 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक के नेतृत्व में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स रीयूनाइट हो गए। किस सत्र में रीयूनाइट हुए? तो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। इस 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी ही एक नहीं हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। इसीलिए ये सत्र ऐतिहासिक है। तो इसके अध्यक्ष का नाम भी याद कर लीजिए। तो लखनऊ सेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ सेशन के बारे में ये क्वेश्चन। 1916 लखनऊ कांग्रेस सत्र में अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? Who among the following was the chief architect of reconciliation between the extremists and the moderates? और ऑप्शंस है ए एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। तो उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौता बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट जी के प्रयासों से ही संभव हुआ था और इसकी प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट जी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। और इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट लखनऊ सेशन? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तब तक कम्युनल पॉलिटिक्स के विरुद्ध थे, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा गया। तो जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा? हु हेल्ड जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो सरोजनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। 1917 तक एनी बेसेंट जी की भारत में लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी और वो थी एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एनी कांग्रेस सेशन और अध्यक्षता की थी 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एनी कांग्रेस सेशन और सेशन था 1925 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन। 1918 के कांग्रेस सत्र के लिए सर्वसम्मति से बीजी तिलक अध्यक्ष चुने गए। वो अध्यक्ष पद स्वीकार न सके क्योंकि 1918 में बीजी तिलक एक कानूनी मसले में लंदन चले गए थे। बीजी तिलक कांग्रेस के प्रभावी नेता होने के बावजूद कभी भी किसी कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट नहीं रहे। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि इनमें से कौन कभी भी किसी कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष नहीं रहे और उस क्वेश्चन में अगर बीजी तिलक ऑप्शन में हो, तो राइट आंसर बीजी तिलक ही होगा, क्योंकि बीजी तिलक इतने प्रभावी नेता होने के बावजूद कभी भी किसी कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? और ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन सिरोल, डी हेनरी कॉटन। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक अपनी पुस्तक में बीजी तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय असंतोष या अशांति का जनक बताया था। इसी सिरोल मुकदमे के लिए बीजी तिलक लंदन गए थे, पर तिलक जी हालांकि ये मुकदमा हार गए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अमृतसर में घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 2 डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद 1919 का कांग्रेस अधिवेशन भी अमृतसर में ही रखा गया, जहां प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और ये वो अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था जहां बीजी तिलक ने भाग लिया था। और आखिरकार 1 अगस्त 1920 को मुंबई के एक गेस्ट हाउस सरदार गृह में भारत के इस महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली। कहाँ पर अंतिम सांस ली? तो मुंबई के एक गेस्ट हाउस सरदार गृह में। और मैं जब तिलक जी पर हिंदी मूवी देख रही थी तो उसके अंत में फैक्ट्स में बता रहे थे कि जिन 4 लोगों ने प्रथम तिलक जी को कंधा दिया था, उनमें से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि लोकमान्य तिलक एक विशाल महासागर जैसे थे। भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन की उन्होंने नींव रखी। इसके बाद अगर मार्गदर्शन की मुझे जरूरत पड़े तो मैं किसकी तरफ देखूं? अपने समाचार पत्र में तिलक जी पर लिखते हुए गांधी जी ने कहा, हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने। और तिलक जी की अर्थी से रिलेटेड भी ये एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न में से किस मुसलमान ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी? अलॉन्ग विद महात्मा गांधी, हु अमंग्स द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक? और ऑप्शंस हैं ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना आज़ाद, डी एम ए अंसारी। तो
तो शौकत अली जी ने बीजी तिलक की अर्थी उठाई थी MK गांधी के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए शौकत अली। और ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये उस समय का यानी केसरी पत्रिका का 3 अगस्त 1920 में छपा एक लेख है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर भी करें। वीडियो के बारे में अपनी राय और वीडियो की शुरुआत में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देते जाएं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और KBC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू चैनल मीनाक्षी जैन।